जो हो रहा है वो एक ऐसा इवेंट है जो वन्स इन अ सेंचुरी होता है। 10 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में सोचते ही नहीं है। 10 दिन पहले का हमें ठीक से याद नहीं रहता है, हम बस कि बस अब रातों-रात अमीर हो जाए। ये जो आज हो रहा है या पिछले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से हो रहा है, हम इन चक्रों के अंदर उलझने की बजाय, सोने और चांदी के भाव देखने की बजाय, मैक्रो लेवल पर देखें कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। fiat monopolies are on a suicidal mission. कि फ़िएट करेंसीज़ को मैनेज करने वाले, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो ज़िम्बाब्वे है, सबने उसको मिसमैनेज किया है। क्रिप्टो ये पिछले 14 साल से चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि मनी की डिबेसमेंट हो रही है, इसीलिए लोग क्रिप्टो में आए। चाइना क्यों नहीं कह रहे कि भाई ये मोनोपोली टूटी, अब मेरी मोनोपोली है, मेरी मेरी करेंसी जो है वो नेक्स्ट रिजर्व करेंसी है दुनिया। सिर्फ 56 ईयर ओल्ड है फियाट स्टैंडर्ड। तो ये जो फियाट स्टैंडर्ड 56 ईयर ओल्ड है, अगर इसकी मोनोपोली टूटने जा रही है तो नया स्टैंडर्ड क्या वो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है? आने वाले समय में सबसे बड़ा फैसला ये होगा, व्हाट इज़ मनी? जिस दुनिया को आदत लग गई है लीवरेज की, कि 5 ट्रिलियन को छोड़ के हमने 150 ट्रिलियन पैसा छाप दिया है, वो वापस से गोल्ड स्टैंडर्ड पे कैसे जा सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में लोग खुद ब खुद मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फैसला करेंगे। आपको क्या लगता है ये मोनोपोली अमेरिका की या दुनिया भर की, जो भी हम फियाट एक स्टैंडर्ड को देख रहे हैं, ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको लगता है कि अपने बिल्कुल अपने लोएस्ट एंड पे अगले 10 सालों में मनी के लेवल पर क्या होने जा रहा है, उसका अगर कोई सिंगल आंसर है, तो उसको मैं वो आंसर है कियोस्क। क्रिप्टो मल्टी करेंसी रिजीम और डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट मेंटल फ्रेमवर्क बना रहा है पिछले 15 सालों से। तो अभी भी क्रिप्टो में ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत हैं, प्लस बैकडोर एंट्रीज, पंप एंड डंप, सेंट्रलाइजेशन, कोड का दो लोगों के हाथ में कंट्रोल होना, स्टेबल कॉइन्स का फ्रीज होना। किसी भी मॉनेटरी रिजीम से एक नए मॉनेटरी रिजीम में जो शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट बहुत बड़ा कियोटिक शिफ्ट हो रहा है। फ्यूचर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्टेबल कॉइन से ये दिखाया कि घर घर हम टोकन्स को पहुंचा सकते हैं वॉलेट के अंदर। फ्यूचर की मनी स्टेबल कॉइन ही है, लेकिन स्टेबल कॉइन नॉट बैक्ड बाय यूएस डॉलर, रादर गोल्ड। मनी इज नथिंग विदाउट गुड गवर्नेंस। क्रिप्टो एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपना गवर्नेंस का स्कोर हाईएस्ट बना के प्रूव कर सकते हो अपनी जनता के, अपने यूजर्स के सामने। और कोई तरीका नहीं है। You need to at least accept this fact that things are changing. Now things are not this way. When things are changing, are you static? You have to ask question. Are you rigid? Are you myopic in your approach? Are you not thinking about what's happening around? हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। गोल्ड $5300 पर आउंस से ऊपर चला गया है। बहुत सारे लोग इस टाइम, जो चाहे इंडिया को छोड़ दो, आप पूरी दुनिया में इस टाइम यही है कंफ्यूजन कि हुआ क्या है। एक्चुअली ऑफ गार्ड रह गए लोग। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ठीक है, गोल्ड और सिल्वर एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, एक हेज है अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज, लेकिन लिटरली लोग ऑफ गार्ड हो गए। लोग ले नहीं पाए एंट्री। और ये जो जितने भी आप एंट्री देख रहे हो, ये तो सेंट्रल बैंक्स की जो मेजर लेवल पे बाइंग चल रही है। रिटेल अब सोच रहा है। इनफैक्ट मैक्सिमम रिटेल जो है ना, वो घुसा ही पिछले, ये समझ लो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर अंदर है। और इस टाइम भी बहुत सारे लोग बॉर्डर पे बैठे हैं कि क्या करें क्या करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक इतने अपनी लाइफ में ऐसा देखा ही नहीं था। सो सुनील सर से समझते हैं एक तो गोल्ड में क्या हो रहा है। दूसरा ये समझते हैं कि जो ये फियाट मोनोपोलीज थी, जो बड़े बड़े देश थे, क्या फियाट मोनोपोलीज में कुछ खतरा पैदा हो रहा है? अमेरिका में कुछ खतरा पैदा हो रहा है? कुछ वहाँ के डॉलर, अभी देखा ही गया कि डॉलर 10-12% गिर गया है, डॉलर वीक हो रहा है। सो क्या वीक डॉलर का इम्पैक्ट है? इस टाइम टोटल क्योस है। मतलब मेटल्स ने तो सब जो फाइनेंशियल गुरुज हैं उनको बड़ा एम्बेरस कर दिया है। बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स ने, पता है आपको, गोल्ड में और सिल्वर में एक्सपोज़र नहीं लिया था। एंड आज क्लाइंट पूछ रहा है कि भाई, देखो मैंने पैसे किस चीज़ के लिए दिए थे, 20-20 साल से तू मेरा फंड देख रहा है, तेरे को नहीं पता कि गोल्ड और सिल्वर कब बढ़ने वाला था? छोटे-छोटे यूट्यूबर्स एनालिसिस करके बता पा रहे हैं, यू कुडन्ट सी दैट। इस तरह के सवाल हैं। तो सुनील सर, वेलकम। है ना एम्बैरेसिंग सिचुएशन फंड मैनेजर्स के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बट मैं फंड मैनेजर्स के लेवल पर जो गलती हुई है अनजाने में, मैं उसके पीछे का कारण भी समझता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो एक ऐसा इवेंट है जो वन्स इन अ सेंचुरी होता है।
तो जो हुँ। इवेंट्स वन्स इन अ सेंचुरी होते हैं, एक सीनियर मोस्ट रिसर्च एनालिस्ट या फंड मैनेजर को भी ऐसे इवेंट्स का तजर्बा नहीं होता है। तो इसलिए ये गलती होना बहुत-बहुत स्वाभाविक है। तो इसलिए आप मुझे हुँ, हाँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फंड मैनेजर्स ने कोई जानबूझ के गलती की है, क्योंकि मान लीजिए एक फंड मैनेजर ने चाँदी या सोने में पैसा लगाया होता और वो 40 पचन 50 साल से चाँदी और सोने में अपनी पोज़ीशन लेके बैठा होता। तो आप ये सोचिए कि 1970 से लेकर 80 तक का अगर दशक छोड़ दीजिए, हुँ, तो 1980 से लेकर अगर आप देखें अ, 2024 तक का, ये जो 44 साल हैं, 44 साल में एक बहुत लंबा फ़ेज़ रहा है कि चाँदी और अ, गोल्ड, चाँदी आप समझ लीजिए कि 25 से $50 के बीच में रही है और गोल्ड जो है 1200 से 2000 के बीच में रहा है। आप सोचिए 20-25 साल। जो मेटल कहने को वो दुनिया की रिज़र्व मनी है या जो मर्ज़ी उसको आप कह लें, पर अगर वो 2 दशक या 2 दशक से भी ज़्यादा अगर एक रेंज बाउंड में रह रहा है, तो किसी भी फंड मैनेजर के लिए ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना जिसके अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है, जहाँ आपको एस-एंड-पी 12% 14% दे रहा है, जहाँ आपको मैक्स 7 30% 35% दे रहे हैं, जहाँ आपको और बहुत सारे नए-नए एसेट्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप गोल्ड और सिल्वर में क्यों इन्वेस्ट करोगे? ठीक है? तो इसलिए इसके पीछे की गेम को समझने की ज़रूरत है, ना कि फंड मैनेजर्स की गलतियाँ निकालने को की तरफ ध्यान होना चाहिए। राइट। तो इसको ऐसे लें कि चलो तब सिचुएशन प्रोबेबली इतनी खराब नहीं थी, चाहे वो फियाट इकोनॉमीज़ में, जो आज का टॉपिक है। तो आप कहीं न कहीं यही कहना चाह रहे हो कि उस टाइम वो जो फियाट मोनोपोलीज़ हैं, वो टूट नहीं रही थीं, लेकिन अब हम ऐसे कगार पे आ गए हैं काशिफ़ के फियाट मोनोपोलीज़ जो हैं वो टूटने के कगार पे हैं, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर जो ये अब देखने को मिल रहा है, प्रोबब्ली पहले नहीं थी सिचुएशन इतनी खराब, बट अब ये सिचुएशन अब खराब हो गई। काशिफ़, ये हम लोग एक बार-बार गलती करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म सोच के अंदर अपने बड़े-बड़े कंक्लूजन्स बना लेते हैं। जो आज सोने और चांदी के साथ हो रहा है, आप 2012 से लेकर 2025 तक का वक़्फ़ा देखिए, तो ये सारा कुछ क्रिप्टो में हो चुका है। मैंने अपनी आँखों से $20 से बिटकॉइन को $1,20,000 पर देखा है। हुँ, मैंने अपनी आँखों से 40 सेंट से $4,000 पर जाते हुए ईथर को देखा है। मैंने ऐसे हुँ, बहुत सारे कॉइन्स देखे हैं जो 100x ग्रो किए हैं अपने स्टार्ट से। मैं ये सब बियर फेस होने के बावजूद, क्योंकि बहुत लोगों ने हाई वैल्यू पर खरीदे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर आप जो आज आपको सोना और चांदी चीख-चीख के कह रहे हैं आज, क्रिप्टो वो पिछले 14 साल से कह रहा है। हुँ, प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी भी ट्रेंड को लॉन्ग टर्म में देखते नहीं हैं। शॉर्ट टर्म में अगर वो ऊपर या बहुत नीचे जा रहा है, तो हम उसके हिसाब से कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो, क्रिप्टो में मत करो। अरे भाई, 12 साल हुँ, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होता तो वो कहाँ पहुँचे होते आप? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को क्या कहते हैं ना कि एमनीसिया हो गया है। एमनीसिया का मतलब है कि हमारी स्मृति नाश हो चुका हुआ है। हम 10 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में सोचते ही नहीं है। 10 दिन पहले का हमें ठीक से याद नहीं रहता है, हम बस कि बस अब रातों-रात अमीर हो जाए। ये जो ट्रेंड आज बिटकॉइन के बाद, ईथर के बाद या क्रिप्टो के बाद वही ट्रेंड अगर चाँदी और सोना कर रहे हैं, तो क्रिप्टो ये 14 साल से कर रहा है। हुँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। बट अभी क्यों कर रहा है? पहले क्यों वो नहीं? इसलिए कर वो इसलिए कर रहा है कि सडनली जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। हुँ, और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के अंदर क्या हो रहा है
कि बड़े प्लेयर्स, सेंट्रल बैंक्स और बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस, खासकर वो कॉर्पोरेशंस जो मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो टेस्ला है, चाहे सैमसंग है या चाइना के कॉर्पोरेशंस हैं। इन लोगों को बहुत बड़ी तादाद में चांदी चाहिए और चांदी एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़े-बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की हर आइटम का बेसिक यूनिवर्सल इनपुट है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं, हम डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ताकतवर, पिछली हमने पिछला सेशन उसके ऊपर किया था कि मैडमैन है, जीनियस है। डोनाल्ड ट्रंप को देखने का एक और अ, नजरिया है। अगर मान लीजिए एक पागल कुत्ता हो, 10 दिन से भूखा हो और आप उसको उसके पास जाएंगे तो वो आपको भौंकेगा, आपको काट खाने को दौड़ेगा। एम राइट? हुँ, सवाल ये है कि वो आपको काट खाने को क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि पहली बात तो दिमागी तौर पर परेशान हो चुका हुआ है, 10 दिन से भूखा है। अब सवाल ये है कि जब तक आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, आप उसके एग्रेशन को नहीं समझ सकते। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने उसको ये बता दिया कि हमारे देश में जितनी चांदी के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, उस उन रिजर्व से हम 8 महीने से ज्यादा अपनी डिफेंस प्रोडक्शन हैंडल नहीं कर सकते। 8 महीने बाद हमारी सारी डिफेंस प्रोडक्शन स्टैंड स्टिल हो जाएगी। जितनी रोबोट मेकिंग फैक्ट्रीज हैं वो स्टैंड स्टिल हो जाएंगी। जितनी कंप्यूटर मेकिंग फैक्ट्रीज हैं वो स्टैंड स्टिल हो जाएंगी। जितनी इलेक्ट्रिक कार, वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या बीतेगी। डोनाल्ड ट्रंप की हालत उस पागल कुत्ते की तरह हो जाएगी कि 8 महीने बाद अगर ये जग के सामने जाहिर हो गई बात, तो अमेरिका युद्ध कैसे करेगा। इसलिए अब अगर ये बात डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को इसका ज्ञान है, क्या चाइना को नहीं है, क्या यूरोप को नहीं है, क्या इंडिया को नहीं है, तो जब सबको, पंजाबी में कहावत है, बुए आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन। बहुत कम प्लेयर्स हैं चाइना को छोड़ के जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्ले किया है। अदरवाइज मैक्सिमम प्लेयर्स ने शॉर्ट टर्म सोचा है। चाइना 20 साल पहले प्लान करता है। अब जब सामने नजर आ रहा है कि शॉर्टेज हो रही है, तो सिल्वर की शॉर्टेज जो है हर कोई महसूस कर रहा है। और यह भी संभव है कि नेटो कंट्रीज खुद ही बाय कर रहे हो, अमेरिका खुद ही बाय कर रहा हो, और ताकि अगले रिजर्व्स बचा सके। तो जब मेजर प्लेयर्स बाय करेंगे तो रिटेल प्लेयर को लगेगा कि यार ये तो उसने तो गेम हाथ से निकल गई। पर सवाल ये है कि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है, ये मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो मॉडल हमें समझना पड़ेगा कि ये उन लोगों को सूट कर रहा है जो बेसिकली शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं बट लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आज हो रहा है या पिछले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से हो रहा है, हम इन चक्रों के अंदर उलझने की बजाय, सोने और चांदी के भाव देखने की बजाय मैक्रो लेवल पर देखें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एग्जैक्टली ये हो रहा है कि फिएट करेंसीज की जो मोनोपोली थी, डॉलर की ग्लोबल मॉनेटरी रिजीम पर मोनोपोली थी, और स्टेट्स के अंदर, नेशंस के अंदर फिएट करेंसीज की अपने देश के अंदर मोनोपोली थी। पर जब शॉर्टेज हुई सोने चांदी की, तो उसको खरीदने के लिए जिस भाव पर भी मिल रहा था, तो उन्होंने खरीदना ही शुरू किया। चांदी तो चांदी है, सोना तो सोना है। इसका मतलब है कि सडनली चांदी और सोने के मुकाबले में ये करेंसीज की बहुत बड़े लेवल पर डिवैल्यूएशन हो गई, विच बेसिकली मीन्स कि हमारी जो फिएट करेंसीज हैं वो साउंड मनी नहीं है। तो जो आज का हमने थंबनेल डाला है उसमें बहुत लोग ये देख के आए होंगे कि फियाट मोनोपोलीज आर ऑन अ सुसाइडल मिशन। तो इसको कैसे, एक फर्स्ट इनिशियल एक्सप्रेशन क्या होगा आपका? हाउ हाउ यू विल एक्सप्लेन इट टू अ नॉर्मल लेमैन पर्सन? देखिए, जब भी किसी सेंट्रल बैंक को या किसी पॉलिटिकल रजीम को मनी की पावर दी जाती है,
वो इन रियलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पावर होती है कि हुँ, आप इस देश के अंदर मनी प्रिंटिंग और मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करेंगे कि हुँ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगा, इक्वलिटी बढ़ेगी। ठीक है? हुआ उल्टा, इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म हो गया और इक्वलिटी बहुत घट गई, रादर इनइक्वलिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि फिएट करेंसीज को मैनेज करने वाले, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो जिम्बाब्वे है, सबने उसको मिसमैनेज किया है। नतीजा ये हुआ है कि आज उनके जो, अगर मैं हिंदी भाषा में सिंपल तरीके से कहूं, उनके पापों का घड़ा भर गया है। हुँ, अब इनके पास उस डिबेसमेंट के ट्रेंड को रोकने का अब कोई तरीका नहीं है। क्रिप्टो ये पिछले 14 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मनी की डिबेसमेंट हो रही है, इसीलिए लोग क्रिप्टो में आए। अगर आज $3 ट्रिलियन का क्रिप्टो का मार्केट कैप है, तो ये 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप बियर मार्केट के बावजूद, बहुत सारे कॉइन्स डाउन जाने के बावजूद, क्रिप्टो की अपनी वीकनेसेस है, वो अलग अलग मुद्दा है। बट द पॉइंट हियर इज कि आज अगर क्रिप्टो 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप पर बैठा है, तो क्रिप्टो ने ये बातें बहुत समय पहले ही कही थी कि फिएट करेंसीज एक सुइसाइडल मिशन पर है। एक करेंसी का रियल जो पावर होता है, वो कम्युनिटी होता है। अगर कम्युनिटी उस बिलीफ में, उस करेंसी में विश्वास करती है, तो करेंसी दूर तक जाएगी। अगर नहीं, तो खत्म हो जाएगी। और सवाल है कि चाहे क्रिप्टो करेंसी की बात करें या क्रिप्टो फिएट करेंसी की बात करें, अंत में लोगों को उस करेंसी को होल्ड करना है। अगर लोग उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ के गोल्ड में जा रहे हैं या सिल्वर में जा रहे हैं, किसी भी और चीज में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग अब सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। राइट। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि अभी तक जो यूएस डॉलर था, उसके अंदर विश्वास बना हुआ था, वो जितना मर्ज़ी चाहे प्रिंट कर रहा था, तो उसकी डिमांड थी। क्योंकि ग्लोबल रिज़र्व करेंसी एक तो डॉलर है, तेल डॉलर में बिकता है, गोल्ड डॉलर में बिकता है, इंटरनेशनल ट्रेड जितना है वो सब डॉलर में होता है, दुनिया में पैसा कहीं भेजना है तो डॉलर में। तो डॉलर की खपत है, डॉलर की डिमांड है क्योंकि डॉलर के अंदर विश्वास है। सो द होल पॉइंट कम्स टू विश्वास, ठीक है? अब वो जो विश्वास है कहीं न कहीं डगमगाया है और लोगों का जो विश्वास है यूएस डॉलर के अंदर वो कम हुआ है, कंट्रीज़ का कम हुआ है। पर जब हम ये कह रहे हैं कि मोनोपोली अपने ब्रेकडाउन पे है, सपोज़ अमेरिका की, तो उसका मैं सीधा सिर्फ विकल्प अमेरिका की नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका मैं पूरी दुनिया की सारी फिएट मोनोपोलीज की। सारी फिएट मोनोपोलीज़ की और जिसमें मैं एक तरफ एक 1 मिनट को मान के चल 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 लेता हूँ कि G7, G20 नेशंस पकड़ लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में बाकी छोटे-छोटे देशों की तो करेंसीज़ का तो कोई प बात करना ही बेकार है। जैसे आज मैं ज़िम्बाब्वे की बात करूँ या मैं वेनेज़ुएला की बात करूँ या अफ्रीकन कंट्रीज़ की करेंसीज़ की बात करूँ, की कोई वैल्यू नहीं है। मैं G7 और G20 की बात करूँ तो उनकी मोनोपोलीज़ भी टूट रही हैं। लेकिन टूटने के बाद क्रिप्टो तो विकल्प नहीं हो सकता एकदम। मुझे लगता है कि सबसे पहले ऑफर जो कर रहा है, जो चीज़ जैसे मोनोपोली टूट रही है, तो मोनोपोली टूटने के बाद ब्रिक्स नेशंस या चाइना क्यों नहीं कह रहे कि भई ये मोनोपोली टूटी अब मेरी मोनोपोली है, मेरी मेरी करेंसी जो है वो नेक्स्ट रिज़र्व करेंसी है दुनिया की। एक-एक करके चलते हैं कि चाइना की करेंसी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, एक बात समझिए, हमें एक बात माननी पड़ेगी, और क्योंकि ये शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट है कि हम फिएट करेंसीज के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल सकते, बिकॉज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। बट थोड़ी देर के लिए मैं आपको दो उदाहरणें देता हूं, और क्या हो रहा है और वो क्या बाकी दुनिया में होने जा रहा है। मैं पहले आपको उदाहरण देता हूं ईरान की। ठीक है? ईरान के अंदर पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में 15,000 रियाल का $1 होता था, आज वो 14 लाख रियाल का $1 है, विच बेसिकली मीन्स मोर देन 90 टाइम्स, 90 गुना से ज्यादा करेंसी डाउन चली गई है। और महीने महीने की उनकी जो इन्फ्लेशन है 40-40% है। अब उसका नतीजा क्या होता है?
उसका नतीजा ये होता है, लोग डिस्क्रिशनरी परचेजेस करना बंद कर देते हैं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी, ईरान के अंदर लोग या तो अब रियाल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके? यूएसडीटी में शिफ्ट हो गए हैं। दूसरा, लोग अब रिटेल शॉप्स पर खरीदारी बंद कर दी है। लोगों ने अपने मोहल्ले का या अपने कॉम्प्लेक्स का एक छोटा-सा ग्रुप बना के सीधा होलसेल खरीदते हैं और आपस में शेयर कर रहे हैं। लोगों ने बड़े शहरों को छोड़ के गाँवों में जाके रहना शुरू कर दिया है। आप सोच के देखिए कि ये चीज़ें, और बेरोज़गारी बढ़ रही है इतनी ज़्यादा कि आपको प्रैक्टिकली पता ही नहीं है कि कमाएँगे तो उससे खाएँगे क्या? आप ज़िम्बाब्वे की बात लीजिए। ज़िम्बाब्वे में भी यहाँ तक हालत हो गई कि ज़िम्बाब्वे में अब वहाँ पर चावल या इंपोर्टेड फूड नहीं खा रहे। मिलेट्स, सोरगम जैसे जो उनके लोकल सीरियल्स होते हैं, वो खाना शुरू हो गए हैं लोग। आप पहले ये समझिए कि फिएट करेंसी प्राइमरीली एक प्राइस रेफरेंस होता है। जब इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता है तो प्राइस रेफरेंस टूट जाता है, और प्राइस रेफरेंस जब टूट जाता है तो जो फिएट करेंसी के आसपास की कम्युनिटी होती है उसका बेसिस टूट जाता है। एम आई राइट? तो जब वो बेसिस टूटता है तो अब उस कम्युनिटी को डिसाइड करना है कि वैल्यू का रेफरेंस नए सिरे से क्या बने। ओके, जब वो वैल्यू का रेफरेंस नए सिरे से क्या बने आता है ये सवाल, तो वहां पर उनको अमेरिका, चाइना, इंडिया या चांदी, सोना, ये सिर्फ ऊपर के 10% लोगों को नजर आता है। बॉटम के 90% को चांदी सोना भी नजर नहीं आता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि चाइना, मैं मानता हूं कि बहुत बेहतर मुल्क है एक लेवल पर, कि उसकी सरकार काफी मजबूत है, बट चाइना की हालत ऐसी है कि चाइना दुनिया को डॉलर का अल्टरनेटिव नहीं दे सकता। आपको जानकारी होनी चाहिए कि चाइना के अंदर इन रियलिटी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, और वो अपनी डिफ्लेशन को छुपाने के लिए करंटली इतनी ज्यादा करेंसी छाप रहे हैं। तो इसलिए मैं ये मानने को तैयार हूं कि मीडिया हमें जो दिखा रहा है कि ब्रिक्स आपस में कुछ कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, एक्सेप्टेड, बट क्या वो एक्सटेंडिंग नैरेटिव है? क्या वो राइजिंग अल्टरनेटिव है? माय आंसर इज नो। यस, वो एक अल्टरनेटिव बन सकता है, यस बन सकता है, बट अगर आप ये सोचें कि एक तरफ डॉलर अगर टूटेगा और उसकी जगह ब्रिक्स नेशंस का की करेंसी मॉडल आ जाएगा, तो ये चॉइस इतनी आसानी से नहीं होने वाली, बिकॉज फिएट करेंसीज कोई एक देश में नहीं है, ये 190 देशों में है। हुँ। तो सपोज़ ये मोनोपोलीज़ अगर ब्रेकडाउन पे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि फियाट स्टैंडर्ड जेनुइनली 1971 के बाद हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इवॉल्व हुआ। उससे पहले हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे। 1971 के बाद मतलब 71 से हम अगर लें तो ज़्यादा पुराना ये बात नहीं है, मतलब 56 साल पुराना है फियाट स्टैंडर्ड। सिर्फ 56 ईयर ओल्ड है फियाट स्टैंडर्ड। तो ये जो फियाट स्टैंडर्ड 56 ईयर ओल्ड है, अगर इसकी मोनोपोली टूटने जा रही है तो नया स्टैंडर्ड क्या वो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है? सी, जो पहली बात तो फिएट करेंसी, किसी भी फिएट करेंसी का अगर आप टोटल हिस्ट्री निकालें तो फिएट करेंसीज की एवरेज लाइफ 28 साल होती है। ठीक है, आज आप क्रिप्टो को गालियां निकाल सकते हैं कि जी इतने कॉइन आए, सैकड़ों कॉइन डेड हो गए, जीरो हो गए, ज़ॉम्बी कॉइन हो गए, वगैरह वगैरह। तो क्रिप्टो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस कॉइन के पीछे कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं है, वो करेंसी डेड हो जाएगी। फर्क सिर्फ ये है कि जो चीज हमने 200, 400, 500, 1000 सालों के फिएट करेंसीज के एक्सपीरियंस से सीखी है, वही चीज हमें क्रिप्टो शॉर्ट फेज में 15 साल में बता गया।
प्रिंसिपल का नेट रिजल्ट, नेट रियलाइजेशन वही है। अल्टीमेटली साउंड मनी काम करेगी, अल्टीमेटली कम्युनिटी सपोर्टेड मनी काम करेगी, और कम्युनिटी उसी मनी को सपोर्ट करेगी जहां उसको यूटिलिटी है। जहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, कम्युनिटी उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए आप एक बात समझिए कि आज हम सब के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा फैसला ये होगा, व्हाट इज मनी। आज ईरान के लोगों से पूछकर देखा जाए कि व्हाट इज मनी, तो उसमें से मेजोरिटी लोग ये कहेंगे कि रियाल तो नहीं है। ठीक है। फिर कुछ लोग कहेंगे डॉलर है। अगर आने वाले सालों में डॉलर की भी उसी लेवल पर इन्फ्लेशन हुई, तो वो क्या कहेंगे, ब्रिक्स प्लस है। और अगर मॉनेटरी स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड बनाना है, आपको पता है कि किसी भी सरकार के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। जिन ऑलमोस्ट। देशों में जिन देशों में करप्ट पॉलिटिशियंस इन्फ्लेशनरी रिजीम पिछली 3 पुश्तों से चला रहे हों, वो क्या ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि उनके हाथों में सोने की हथकड़ियां लगा दी जाए, कि उनको एक एक पैसा गोल्ड के हिसाब से प्रिंट करना पड़े, और एक एक पैसा जो खर्चा करना है वो सोच समझ के खर्चा करना पड़े? क्या वो संभव है? बहुत बहुत मुश्किल है। वही देश कर सकता है जिसके पास या तो अकेला गोल्ड ही नहीं, दो चार और मिनरल्स भी बहुत बड़ी मात्रा में है, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत बड़ी मात्रा में है। हाँ भाई, मैं एक सवाल रिपोर्ट मैं बार बार, मैं यस गो इसी बात को आपके आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो दुनिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक के पास जो टोटल गोल्ड है वो 5.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास की वैल्यू है। और जो मनी प्रिंटिंग हो चुकी है M2 मनी सप्लाई, वो करीब 150 ट्रिलियन है। तो अगर हम वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाना चाहें, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि हमने जब से गोल्ड को छोड़ा है, आइडियली मनी सप्लाई आज की डेट में जो M2 मनी सप्लाई होनी चाहिए थी मार्केट में, वो 5 ट्रिलियन ही होनी चाहिए थी अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे होते। लेकिन हम कर चुके हैं 150 ट्रिलियन। तो अगर गो मैं यही कह रहा हूँ, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल है कि जिस दुनिया को आदत लग गई है लीवरेज की, कि 5 ट्रिलियन को छोड़ के हमने 150 ट्रिलियन पैसा छाप दिया है, वो वापस से गोल्ड स्टैंडर्ड पे कैसे जा सकता है? हाँ, उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर गोल्ड स्टैंडर्ड बनेगा भी, तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि वो 100% जनता के लिए नहीं बनेगा। वो मैक्रो ट्रांजैक्शंस, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की ट्रांजैक्शन के लिए बनेगा। रिटेल ट्रांजैक्शंस में जनता को ये फैसला खुद ही करना पड़ेगा कि उनको क्या करेंसी यूज करनी है। इसीलिए मैं आजकल एक क्रिप्टो एज केयर का एक प्रोग्राम, एक कोर्स चला रहा हूं, जिसमें मैं कम्युनिटी बेस्ड करेंसीज का एक नया मॉडल प्रपोज कर रहा हूं। जैसे आने वाले समय में आपने घर खरीदने की बजाय प्री पे रेंटल एनएफटी का मॉडल बना दिया। अब वो एनएफटी 15 दिन के किराए के बराबर हो सकता है, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 2 साल। जितनी हायर वैल्यू होगी उतना डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। अब सवाल ये है कि आप उस एनएफटी को रुपी में बेचें, डॉलर में बेचें, बिटकॉइन में बेचें, ईथर में बेचें, या किसी चांदी सोने में बेचें, ये आपकी चॉइस है। इशू क्या है, एक तरफ होता है एसेट या यूटिलिटी, और दूसरी तरफ होता है उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एम राइट? मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में लोग खुद ब खुद मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फैसला करेंगे। वो फिएट मोनोपोलीज के बनाए हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ देंगे, क्योंकि फिएट करेंसीज उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रही। आपको क्या लगता है कि ईरान के अंदर जो जनता ने विद्रोह किया है, ये विद्रोह क्या दब जाएगा?
ये विद्रोह दूसरे तरीकों से नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट पर चला जाएगा। अगर सपोज़ करिए ये जो मोनोपोलीज़ टूटती हुई दिख रही हैं और अमेरिका की हालत भी दिख रही है, ठीक है? डॉलर के अंदर विश्वास कम हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये ना कि हम अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, हुँ, ठीक है? अल्टरनेटिव्स। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ़ मेरा इतना कहना है कि जो इमीडिएट जो होने वाला है दुनिया में इस वक़्त अ, आपको क्या लगता है ये मोनोपोली अमेरिका की या दुनिया भर की जो भी हम फियाट एक स्टैंडर्ड को देख रहे हैं, ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको लगता है कि अपने लोएस्ट एंड पे होगी और तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये इसका ग्राफ नीचे जाएगा तो कुछ तो अल्टरनेटिव दिखना शुरू होंगे ना मार्केट में। वो अल्टरनेटिव आपके हिसाब से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल अल्टरनेटिव हो सकता है जैसे दुनिया में डॉलर जो था ग्लोबली एक्सेप्टेड था। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसी स्थिति आ सकती है कि कुछ पॉकेट में कुछ यूज़ हो रहा होगा, कुछ पॉकेट में कुछ यूज़ हो रहा होगा और कुछ पॉकेट में अलग स्टैंडर्ड चल रहा होगा? क्या ऐसा भी स्थिति हो सकती है? काशिफ़, पहली बात तो अगले 10 सालों में मनी के लेवल पर क्या होने जा रहा है, उसका अगर कोई सिंगल आंसर है, तो उसको मैं वो आंसर है केओस, एब्सोल्यूट केओस, ओके? अब जब केओस आता है, तो लोग अल्टरनेटिव्स ढूँढते हैं। अल्टरनेटिव्स के अंदर ऑफ कोर्स 3 किस्म के अल्टरनेटिव्स होंगे। एक अल्टरनेटिव होगा जो ग्लोबल लेवल पर होगा, ठीक है? जो सरकारें और बड़ी इंस्टीट्यूशंस यूज़ करेंगी मेजॉरिटी लेवल पर, जिसमें डॉलर भी होगा, ब्रिक्स प्लस करेंसीज़ भी होंगी और गोल्ड और सिल्वर भी होगा और बिटकॉइन भी होगा, ईथर भी होगा, ओके? क्यों? क्योंकि इन सब में जो सबसे एफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म है, वो बिटकॉइन और ईथर है। तो ग्लोबल लेवल पर अगर कोई अल्टरनेटिव आएगा, तो ये सारे अल्टरनेटिव अलग-अलग केसेस के अंदर अलग-अलग रूपों में डोमिनेट करेंगे। यूएस डॉलर, ब्रिक्स प्लस, बिटकॉइन, ईथर, गोल्ड, सिल्वर, ये मोटे-मोटे एसेट्स हैं जो डोमिनेट करेंगे। बट ज़रूरी नहीं कि हर जगह, हर कॉन्टेक्स्ट में ये डोमिनेट करें। कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट ये वेरी करेगा। अभी स्थिति इतनी chaotic है कि किसी एक के ऊपर दाँव लगाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सो नंबर 1 ये। नंबर 2 कि जब फिएट करेंसीज़ की इन्फ्लेशन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ेगी, तो लोग उसका लोकल अल्टरनेटिव ढूँढेंगे और फिर उसका नेशनल अल्टरनेटिव भी ढूँढेंगे। अब नेशनल अल्टरनेटिव कई जगह बन सकता है, कई जगह नहीं बनेगा। अगर तो वो अर्जेंटीना जैसा मुल्क है, जहाँ पर डॉलराइज़ हो गया, तो वो लोकल करेंसी उनकी पीसो खत्म हो जाएगी और वो स्टेबल कॉइन डॉलर में शिफ्ट हो जाएँगे। बट लोगों को जो सबसे बड़ा चेंज देखना है, वो है लोकल लेवल पर करेंसीज़ का उभरना। और ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा जिस चेंज के अंदर लोगों को क्रिप्टो रेल्स के ऊपर डिपेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लोगों को नए-नए टूल्स के ज़रिए, नए-नए यूटिलिटी बेस्ड कॉइन्स के ज़रिए अपने-अपने सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज किसी बड़े शहर में, मान लीजिए तेहरान जैसे शहर में, ब्राज़ील के किसी बड़े शहर में जहाँ पर 1 करोड़ की आबादी या 80 लाख की आबादी है, अगर लोग अपना लोकल स्टेबल कॉइन बना लें, 100 लोग, 50 लोग या कोई एक गवर्नेंस सिस्टम बना लें, जो पैक कर दें वो किसी भी चीज़ के साथ, वो हो सकता है बिजली के साथ, किलोवाट आवर के साथ कर दें, चाँदी के साथ कर दें, सोने के साथ कर दें, पर वो लोकल है और उसका बेसिक पर्पज़ है क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है उसका। स्टोर ऑफ वैल्यू वाली करेंसीज अलग होंगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाली करेंसीज अलग होंगी और यूनिट ऑफ अकाउंट जहां से रेफरेंस आता है वो अलग होंगी। आप ध्यान से इस बात को समझिए। मनी के 3 फंक्शंस होते हैं,
यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है प्राइस रेफरेंस कहाँ से आता है। मान लीजिए प्राइस रेफरेंस ले लिया उन्होंने डॉलर से। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो क्या बनाएंगे? हो सकता है अपना बना लें, हो सकता है ईथर बना लें, हो सकता है बिटकॉइन बना लें, हो सकता है चांदी बना लें, हो सकता है कुछ भी बना लें। ठीक है। और तीसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि वो कौन सा कॉइन या कौन सी करेंसी यूज करें जो उनको लगता है कि 10 साल बाद भी टिकी रहेगी। तो वहां पर जो कॉइन्स होंगे जिनकी यूटिलिटी उनकी जिंदगी में बहुत गहरे होएगी वो वही संभाल के रखेंगे। वो जरूरी नहीं बिटकॉइन और ईथर ही हो। इसलिए जब तक हमें अपने सोसाइटी के अंदर मनी की यूटिलिटी नहीं मिलेगी तब तक हम उस मनी को नहीं यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत हद तक संभव है कि आज से 5 साल बाद टाटा की किसी कंपनी का शेयर एक करेंसी से ज्यादा पॉपुलर हो जाए। क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि टाटा का मतलब है ट्रस्ट। ये बहुत हद तक संभव है कि आज से 5 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट का शेयर जो है वो लोग करेंसी के लेवल पर यूज करना शुरू कर दें। कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यूएबल है। यस। एनवीडिया का शेयर फॉर दैट मैटर। यस कुछ भी। हाँ, अब ए हाँ, सॉरी, आप कंटिन्यू करिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि मनी के वर्टिकल लेवल पर और हॉरिजॉन्टल लेवल पर टुकड़े हो रहे हैं। वर्टिकल लेवल पर यूनिट ऑफ अकाउंट अलग हो रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज से। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अलग हो रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू से। क्लियर? हो सकता है कहीं ये तीनों काम एक ही करेंसी करे, बट जरूरी नहीं कि ये काम आने वाले समय में एक ही करेंसी करे। गॉट इट? तो हुँ, पहला तो ये है वर्टिकल डिवाइड। अब है हॉरिजॉन्टल डिवाइड। हॉरिजॉन्टल डिवाइड का मतलब है एक ग्लोबल करेंसी होएगी, एक नेशनल करेंसी होएगी और एक लोकल करेंसी होएगी। ये है हॉरिजॉन्टल लेयर्स। तो अब आप 3 गुना 3 के मैट्रिक्स को अगर बनाएंगे तो ये 9 किस्म की वेरिएशंस बनती हैं। और ये 9 किस्म की वेरिएशंस हम अपनी जब जिंदगी में लेके आएंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए तो बहुत बड़े लेवल पर परेशानी होने वाली है। बट आप याद करिए आज से 200, 250, 300 साल पहले का वो हिंदुस्तान जहां पर राजा की बनाई हुई करेंसी भी होती थी, गोधन, गजधन, अश्वधन, अजधन, विद्याधन। तो क्या बहुत गहरे में ये जो मल्टीपल किस्म की करेंसीज हुआ करती थी जो बेसिकली लोकल कम्युनिटी कंट्रोल किया करती थी और राजा की भी करेंसी होती थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करेंसी और प्लूरलाइजेशन ऑफ मनी ये दोनों ट्रेंड अब वापस आ रहे हैं। अब नेचुरली जब ये वापस आएंगे और खासकर फिएट करेंसीज के कलैप्स के पीरियड में आएंगे तो हमें ये कियोटिक लगेंगे। बट मैं ये मानता हूं कि अगर आप अपने मेटामास्क को ध्यान से चेक करें या ट्रस्ट वैलेट को ध्यान से चेक करेंगे उसमें ऑलरेडी ऑलरेडी 10-12 कॉइन्स आपने ऑलरेडी रखे होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्रिप्टो मल्टी करेंसी रिजीम और डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट मेंटल फ्रेमवर्क बना रहा है पिछले 15 सालों से। आप इसको माने या ना माने, प्लस हाँ, ये हुँ, लोगों को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों को मल्टीपल करेंसीज के साथ कितना कंफर्टेबल बनना है इसका हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों को फ्रेमवर्क दे चुका है। और हाँ। उसमें कुछ करेंसीज की वैल्यू डाउन हो जाए, कुछ करेंसीज डेड भी हो जाए तो भी लोगों को परवाह नहीं है, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। हाँ, वो बात ठीक है आपकी, बट ऑब्वियसली क्रिप्टो के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो फिएट मोनोपोलीज़ हैं, आई थिंक जो क्रिप्टो का फ़ेज़ है, वो फ़ेज़ आएगा, बट उससे पहले भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ट्रांज़िशंस हैं। जैसे कि अ, आज की डेट में वैसे अगर हम देखें 450 मिलियन
लोग अगर क्रिप्टो को यूज़ करते हैं और 8 बिलियन लोग हैं, क्रिप्टो के अपने ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं। आज की डेट में आप देखो कि जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर ने परफ़ॉर्म किया है, क्रिप्टो कहाँ है? अगर आप देखो तो ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, 90-90% की करेक्शंस हैं। बिटकॉइन को आप देखो प 35% डाउन है, इथेरियम को देखो 50% डाउन है, सोलाना को देखो 70% डाउन है। ऐसे सिनेरियो में जब दुनिया का कोई भी एसेट इस टाइम 70-70% पे ग्रो कर रहा है, एस&पी 500 7,000 को क्रॉस कर गया है, गोल्ड को देख लीजिए, आप सबको देख लीजिए, तो अभी भी क्रिप्टो में ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत हैं, प्लस बैकडोर एंट्रीज, पंप एंड डंप, सेंट्रलाइजेशन, कोड का एक दो लोगों के हाथ में कंट्रोल होना, स्टेबल कॉइन्स का फ्रीज होना, यूएसडीटी यूएसडीसी लोगों के फ्रीज हो रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस आके वैलिडेटर्स बन रहे हैं, वैलिडेटर्स कुछ ही चंद कंपनियों के हाथ में हैं, ओएफएससी के ट्रांजैक्शंस वेरीफाई नहीं हो रही हैं, 50 चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उस पे आने से पहले क्या ऐसा नहीं हो सकता अभी कि सपोज करिए कि चाइना आपको एक ऑफिशियल एक फिगर दिखा रहा है कि भाई मेरे पास तो 2300 टन है, अनऑफिशियली आप ही कहते हो अपने वीडियो में कि उसके बाद 30,000 टन है। आप गैप देख रहे हो जरा आपकी बात में और चाइना की ऑफिशियल फिगर में। इनफैक्ट कुछ मीडिया रिसोर्सेज ये कहती हैं कि अनऑफिशियली ओटीसी मार्केट में उसके पास 6,000 टन है। ठीक है, आपकी फिगर में पकड़ लेता हूँ 30,000 टन है। 30,000 टन का मतलब लिटरली हो गया कि 3 से 4 गुना ज़्यादा जो अमेरिका आज क्लेम करता है, ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि आज 8,000 टन पे आज यूएस डॉलर वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी बन गई। जबकि वही सिर्फ अकेला बेसिस नहीं है, पेट्रो डॉलर, स्विफ्ट नेटवर्क और 50 आर्मी, दुनिया की बेस्ट आर्मी एंड ऑल दैट। उसने 8,000 टन पे प्रपोज करा कि भाई मैं गोल्ड स्टैंडर्ड हटा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड तो मेरे पास है, और यू ट्रस्ट मी ब्रो, बस इतना ही बोला था रिचर्ड निक्सन ने, और पूरी दुनिया ने बोला ओके वी ट्रस्ट यू ब्रो। तो आज अगर चाइना बोलता है यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी ब्रो, चेक, आई हैव क्लोज टू 40,000 टन्स ऑफ गोल्ड विद मी, माय करेंसी डिजर्व्स टू बी द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, सपोज एक प्रपोजल आता है, और वो इंडिया को भी कहता है कि यार इंडिया तू भी तो बाय कर रहा है यार, कितना कर लिया। सपोज इंडिया भी क्लेम करता है कि भाई अनऑफिशियल मेरे पास 5,000 टन या 8,000 टन मेरे पास भी हो गया। चाइना और ये सब मिला के, 2-3 कंट्रीज मिला के सपोज लाख टन का प्रपोजल दे देते हैं, छोड़ देते हैं मार्केट में, वहां पर लाख टन है या 50,000 टन है। तो आपको लगता है कि एक सेकंड फेज आ सकता है फियाट स्टैंडर्ड के बाद, फॉर सम टाइम वी माइट go back to gold standard? Probably that is what gold is sensing right now. देखो काशिफ, एक बात समझो, दुनिया में जो हम्म। पावरफुल मुल्क होते हैं ना, वो अपनी पावर का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए चाइना ने कह दिया कि मेरे पास 30,000 टन गोल्ड है, और ये सच है, मान लीजिए, ठीक है। वो जाके कह अनाउंस कर देता है कि मैं गोल्ड बैक्ड डिजिटल युआन लॉन्च कर देता हूँ, ओके, जिस पे यील्ड भी मिलेगा। जिस पर यील्ड भी मिलेगा। सऊदी अरब कहता है कि देखिए, गोल्ड की तो उतनी यूटिलिटी नहीं है, ऑयल की तो यूटिलिटी है, हम आपके गोल्ड बैक्ड करेंसी मॉडल को तब एक्सेप्ट करेंगे अगर आप इसके अंदर एक रूल बनाएंगे कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड 30 बैरल ऑफ ऑयल के बराबर है। यानी कि अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि ना केवल गोल्ड का स्टैंडर्ड होगा, पर गोल्ड के साथ साथ ऑयल का भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर आप ये इक्वलिटी रखेंगे, तो हम आपके गोल्ड की इज्जत करेंगे और आप हमारे ऑयल की इज्जत करो। एम आई राइट? अगर तो ये इक्वेशन आएगी, तो मैं मानने को तैयार हूं कि ब्रिक्स प्लस एक एस्टैब्लिश ग्लोबल अल्टरनेटिव के लेवल पर खड़ा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट यहां पर ना तो यूरोप एग्री करेगा, ना अमेरिका एग्री करेगा, विच बेसिकली मीन्स कि उस पॉइंट पर वॉर होगी। इसलिए किसी भी मॉनेटरी रिजीम से एक नए मॉनेटरी रिजीम में जो शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट बहुत बड़ा कियोटिक शिफ्ट हो रहा है।
मैं काशिफ बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड पहले तो किसी भी देश के लिए इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल है। और अगर गोल्ड स्टैंडर्ड अकेला आप करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बाकी लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड और ऑयल का कॉम्बिनेशन बना के अगर कुछ किया जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी के चांसेस वे हायर हैं, अदरवाइज नहीं। तो जैसे स्टेबल कॉइन है, फॉर एग्जांपल आज टेथर है, सर आपने देखा होगा 145 टन उसने सोना बैकिंग में डाल लिया है। हुँ, क्यों डाल रहा है? उसने आज एक बड़ी स्टेटमेंट, आज से पहले उसने इतनी इसको मैं कहूँगा गैर ज़िम्मेदाराना, क्योंकि इतनी बड़ी बातों से आपकी स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ता है। उसने बोला कि दुनिया अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस जा रही है, तो टेथर जो है वो सेंट्रल बैंक बनना चाहता है, गोल्ड स्टैंडर्ड की रिजीम का, ठीक है? सो उसने कहीं न कहीं ये हिंट दिया है कि ही विल कंटिन्यू टू बाय गोल्ड, ठीक है? फ्यूचर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्टेबल कॉइन से ये दिखाया कि घर-घर हम टोकन्स को पहुँचा सकते हैं वॉलेट के अंदर। फ्यूचर की मनी स्टेबल कॉइन ही है, लेकिन स्टेबल कॉइन नॉट बैक्ड बाय यूएस डॉलर, रादर गोल्ड कुड बी द फ्यूचर। काश काशिफ, इसका आंसर येस भी है और नो भी है। देखिए, अगर आप गोल्ड बैक्ड सिस्टम बनाते हैं, तो गोल्ड बैक सिस्टम में एक बहुत बड़ा झंझट है। वो झंझट ये है कि आपको सेंट्रलाइज्ड थर्ड पार्टी कस्टोडियंस के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि अगर इसके पास 10 टन का गोल्ड का इसने कॉइन लॉन्च किया हुआ है, तो उतने उसके पास गोल्ड है कि नहीं। जबकि आज वही कोई बड़ा देश है, मान लीजिए यूरोप कहता है या अमेरिका कहता है कि हम बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, ठीक है। वो जैसे चाइना गोल्ड की गेम खेल रहा है, अमेरिका बिटकॉइन की गेम खेलना शुरू कर दे, तो बिटकॉइन के अगेंस्ट तो आपको स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। अगर बिटकॉइन ही $500,000 का हो जाता है, तो बिटकॉइन तो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि क्रिप्टो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके अंदर कस्टोडियल रिस्क जो है, थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं देना पड़ता। और आज मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ऐसा एक भी क्लियर कट ग्लोबल ऑप्शन या लोकल ऑप्शन या नेशनल ऑप्शन बनने का कोई चांस नहीं है अगले 10 साल। लोगों को मल्टीपल मॉनेटरी रिजीम्स, मॉनेटरी एक्सपेरिमेंट्स करते करते ही सीखना पड़ेगा। और जैसा क्रिप्टो ने पिछले 15 साल में दिखाया है, मनी इज नथिंग विदाउट गुड गवर्नेंस। मनी इज नथिंग विदाउट गुड गवर्नेंस। जिस कॉइन ने गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो किए हैं, चाहे वो टोकन इकोनॉमिक्स में, चाहे प्री माइनिंग में, या यूटिलिटी में, या प्रोडक्ट मार्केट फिट में, वगैरह वगैरह, वो फेल हुआ है। और वही चीज फिएट करेंसीज पर भी लागू होती है। देखिए, कोई भी मनी है, चाहे वो गोल्ड बैग आप बना लो, चाहे यू स्टेबल कॉइन बैग बना लो, या कोई भी बना लो, गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट। आज आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, आप स्टेबल कॉइन की बात कर रहे हैं, आप डॉलर की बात कर रहे हैं, आप ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ग्लोबल लेवल पर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस देने की सबसे ज्यादा ताकत किस सिस्टम के पास है? बिटकॉइन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वही है। बिटकॉइन या एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन? हाँ, मतलब कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन, किसी भी यस, पब्लिक ब्लॉकचेन को पब्लिकली वेरीफाई कर सकते हो। यस। सो ऑलराइट, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो। एक्चुअली में मनी जो है, सोसाइटी जब से इवॉल्व हुई है, ह्यूमैनिटी जब से इवॉल्व हुई है, तो मनी इवॉल्व होती रही। और ऐसा नहीं हुआ कि एकदम किस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया। उसके साथ एक्सपेरिमेंट हुए, उसकी यूटिलिटी देखी गई, उसको कई एंगल्स पे उसका आकलन हुआ। पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, वेरिफाइबिलिटी, सेंसरशिप रेजिस्टेंट, ड्यूरेबिलिटी,
यू नो एंड सो स्केयर्स है कि नहीं है, यू नो। तो ये इन चीज़ों पे हर बार जब कोई बेहतर विकल्प मिला, सोसाइटी उस तरफ मूव कर गई, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि मनी को सोसाइटी ने चूज़ किया हमेशा। और एट लार्ज वो जब बहुत समय तक इस्तेमाल हुई और उसके मुकाबले का कोई चीज़ नहीं आई तब तक वो चीज़ एक बेहतर विकल्प रहा। तो इसी कारण से गोल्ड और सिल्वर काफ़ी समय तक, हज़ारों सालों तक उसका कोई बेहतर विकल्प नहीं आया, उससे बेहतर विकल्प अनटिल अनलेस जब हमने देखा कि एक फियाट, बेसिकली एक फियाट, एक पेपर मनी, एक रसीदें जो थी, वो ईज़िली ट्रांसफ़र करने में था। तो वो उसने कहा कि मेरे साहूकार ने बोला मेरे पास गोल्ड रखो और ये लो रसीदें और इसको लेके घूमते रहो। फाइनली वही रसीदें कल को पेपर करेंसी बन गई और वो साहूकार के पास गोल्ड रह गया जो बैंक्स बन गए। देखो देखो एक बात समझो काशिफ, गोल्ड और सिल्वर, मैं इन दोनों फॉर्म्स ऑफ मनी की बहुत इज्जत करता हूँ, बट इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जितने अच्छे स्टोर ऑफ वैल्यू होते हैं उतने ही बुरे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं। एम आई राइट? उतने ही बुरे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सवाल ये है कि आपने 10 किलो चांदी खरीद ली, अब क्या करोगे? 10 किलो चांदी पड़ी हुई है, हो सकता है उसका भाव आज $100 है, कल को $200 हो जाए, $500 हो जाए, ठीक है, मान लिया। पर अगर $500 भी हो गया तो एक ना एक दिन तो उसको बेचोगे, और उसको पार्शियल बेचना है, पूरा बेचना है, उसका यूटिलिटी क्या करना है, उसका, क्योंकि उसका कोई ट्रांसपेरेंट लेजर तो है ही नहीं। देखिए, मनी वो एफिशिएंट होती है जिसके अंदर लेजर इनबिल्ट हो। क्रिप्टो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि ये मनी भी है, लेजर भी है और पेमेंट नेटवर्क भी है, इंस्टेंट है तीनों चीजें। अब मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जब मैं कहता हूं कि जिसके पीछे कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी उस क्वाइन या उस करेंसी के पीछे होती है जिसका गवर्नेंस अच्छा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज सोना और चांदी के साथ हो रहा है, आने वाले समय में क्रिप्टो के उन सभी कॉइन्स के साथ होगा जिनका गवर्नेंस अच्छा है। और आप पीछे मुड़ के ध्यान से चेक करिए, आप कम से कम ऐसे 50 कॉइन ढूंढ के निकाल सकते हैं जिनका गवर्नेंस अच्छा होगा और जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा होगा। इसलिए क्रिप्टो को अगर मैं जब ध्यान से कहता हूं तो उसको, उसके अंदर मैं 3 चीजें मान रहा हूं। पहला, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस। तीनों चीजों के ऊपर वो अपने आप को हाई मार्क्स में लेके आए। अब नेचुरली हर ऑल्ट कॉइन इस कैलिबर का नहीं है, एक्सेप्टेड, खत्म हो जाना चाहिए। बट क्रिप्टो के पास देखिए, तीन तीन क्लेमेंट्स हैं आज की तारीख में ग्लोबल मनी बनने के। एम आई राइट? पहला, फिएट करेंसीज, चाहे वो स्टेबल कॉइन के रूप में आए या जैसा भी है। दूसरा, गोल्ड बैक्ड फ्लिक ब्रिक्स जैसी करेंसीज। और तीसरा है आपका क्रिप्टो, ऑल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन। अब आज की तारीख में क्या आप फिएट मोनोपोलीज पर विश्वास कर सकते हैं? आंसर इज, मैक्सिमम केसेस में आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि उनको अगर अपना विश्वास हासिल करना है, उनको या तो गोल्ड या सिल्वर बैक मॉडल में जाना पड़ेगा, उनको भी ब्लॉकचेन पर आना पड़ेगा अगर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। तो पहला तो ये होगा कि फिएट करेंसीज को अगर ट्रस्ट रीगेन करना है तो उनको ब्लॉकचेन में आना पड़ेगा। एम राइट? हुँ। क्लेमेंट नंबर 1। क्लेमेंट नंबर 2, कि गोल्ड इशू, गोल्ड बैक्ड, सिल्वर बैक्ड कोई भी स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दे, तो वहां पर सीधी सी बात है, जो थर्ड पार्टी कस्टोडियन होगा, चाहे वो बैंक हो या सरकार हो, वो अगर स्टेबल कॉइन इशू करता है तो उसको पहले लोगों में विश्वास बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास $10 बिलियन के
सिल्वर है, तो उतने ही मैंने कॉइन लॉन्च किए हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्लेमेंट बन सकता है, पर प्रोवाइडेड वो ब्लॉकचेन पर आके अपनी ट्रांसपेरेंसी साबित करे। तो दूसरे केस में भी ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन आ गया। तीसरे केस में लोकल करेंसीज। सवाल ये है कि अगर 3 क्लेमेंट्स हैं और तीनों क्लेमेंट्स को ब्लॉकचेन पर आने की जरूरत है, मैं मान लेता हूं 99% क्रिप्टो में कचरा है, मैं मान लेता हूं 99% ऑल्ट कॉइन्स कचरा है, बट क्रिप्टो एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपना गवर्नेंस का स्कोर हाईएस्ट बना के प्रूव कर सकते हो अपनी जनता के, अपने यूजर्स के सामने। और कोई तरीका नहीं है। I think I think the whole point what we are trying to discuss here in this video is that एक चीज क्लियर है कि मनी को ना तो सोसाइटी से कोई फिलोसोफर, ना ही सोसाइटी से निकला कोई किंग, ना ही सोसाइटी से निकला कोई कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये है मनी। अगर ये इतना ही क्लेम होता तो सतोशी नाकामोटो अपने व्हाइट पेपर में बोल्डली कहीं ना कहीं मेंशन कर देता कि फ्यूचर ऑफ मनी इज बिटकॉइन। सो बिकॉज सतोशी नाकामोटो ऑल्सो न्यू कि मनी कीप्स इवॉल्विंग, कीप्स चेंजिंग। उसका जो एक कोशिश रही वो इसी उसमें कोशिश रही कि चलो अभी तक हम किसी ना किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करते, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग, तो चलो इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये बिटकॉइन व्हाइट पेपर है, ठीक है जी। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मेरा मेरा दिमाग इस करंट सिनेरियो को जब मैं देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि फियाट मोनोपोलीज टूट तो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, लेकिन फियाट मोनोपोलीज के पास एक चीज होती है और उसका नाम है पावर, ठीक है, लॉ। तभी उसको फियाट कहते हैं, समथिंग दैट इज बीन क्रिएटेड बाय लॉ, राइट? एंड दैट इज अ ह्यूज पावर बाय द वे, राइट? सो इवन इफ सोसाइटी tries to come up on a conclusion or on a consensus for something, law can forbid that. Law can say कि, okay, no, this is not right way and this is not the right way, probably this is the right way which we are defining by law, right? So ये एक कई देशों में ऐसी लड़ाई देखना शुरू हो चुके हैं, जैसे वेनेजुएला के अंदर वो चाहते थे कि बॉलीवियर यूज करें लेकिन लोग नहीं यूज कर रहे थे। जिम्बाब्वे चाहता है कि जिम्बाब्वे डॉलर यूज करें, वो नहीं यूज कर रहे। नाइजीरिया या अफ्रीका के अंदर वो चाहते हैं कि वो उनकी फियाट करेंसी को यूज करें, वो नहीं यूज कर रहे। सो वो लड़ाई दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स में जहां पे इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे है वहां पे दिखना शुरू हो चुकी है। तो प्रोबेबली एक लैब के अंदर छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी दिखना शुरू हो गए कि वहां पे किस तरीके से चीजें इवॉल्व होती कि लेबनान के अंदर अगर 65% की इन्फ्लेशन है तो कैसे वहां सोसाइटी स्ट्राइव कर रही है। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड गाइज, द होल पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज कि चीजें चेंज हो रही हैं। किस डायरेक्शन में किस करवट बैठेंगी कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, स्पेशली हम तो कभी नहीं क्लेम कर सकते इस चीज को, क्योंकि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन जो हो रही है इस टाइम दुनिया में और उसकी ऑब्जर्वेशन को आपके सामने लेके आ रहे हैं। यू नीड टू एटलीस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि थिंग्स आर चेंजिंग। नाउ थिंग्स आर नॉट दिस वे। व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग, आर यू स्टैटिक? यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, आर यू रिजिड? Are you myopic in your approach? Are you not thinking about what's happening around? If if you are one of that individual who is not thinking about what is happening or who's not willing to accept the fact that things are changing, then boss, I'm telling you, you're on a losing side. सो ये जो डिस्कशंस हैं ये एक आई ओपनिंग सेशंस होते हैं। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, सब एक पर्सनल ओपिनियंस हैं और ओपिनियंस को डिस्कस करना और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई थिंक थैंक यू वेरी मच सर, टुडे वी हैड अ गुड डिस्कशन। इट इज़ एन आई ओपनिंग सेशन, इट इज़ नॉट अ क्लोज एंडेड सेशन। क्लोज एंडेड तब होता है जब आपको ये कहते ये होगा जी। नहीं जी नहीं, हमें भी नहीं पता। हम तो कह रहे हैं हो जाए तो बढ़िया है,
नहीं होगे तो हम भी देख रहे हैं, वी आर ऑल्सो एंजॉइंग एंड वॉचिंग व्हाट विल हैपन, बट थिंग्स विल हैपन, दैट्स फॉर श्योर। कमेंट करेगा कि आपके हिसाब से क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर दैट यू आर सीइंग। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।